हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी का। हमारे पास 2026 का जो एग्जाम है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पर इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है, वो सारे डिस्कस करके बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो बताऊंगा आपको, जो रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, जो इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उसके आसपास के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पर बताऊंगा। मैंने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर देखे और उसके एनालिसिस करके आपको यहाँ पर उसके टाइप के ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आप एग्जाम में अभी से प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे 2026 के लिए, जो आ सकते हैं आपकी एग्जाम में, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, सारे क्वेश्चंस दूंगा, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सब की जो है साथ में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी है सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बायो के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, ठीक है, एक पार्ट उसका डाल दिया, एक पार्ट दूसरा सुबह ले आऊंगा, ठीक है। एक पार्ट ऑलरेडी डाल दिया, वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सारे बायो के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी पिछले 10 साल में रिपीट हुए क्वेश्चंस और जो आ सकते हैं इस बार, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी बायो के होंगे वो हमने सारे उसमें डिस्कस कर लिए हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन हमने दी है, ठीक है। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जो इस बार आ सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियोज के लिए। आपको पूरे एग्जाम तक जितनी भी आपकी अपडेट्स रहेंगी वो सारी आपको इस चैनल पर मिलती है। मेडिकल एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हो आप, यहाँ पर इस पे आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पर मिल जाएगा, चाहे आपके कट ऑफ के रिलेटेड कंटेंट हो, ठीक है, वो सारा आपको इस चैनल पर मिलेगा। काउंसलिंग में आप आगे पूरी आपको हेल्प की जाएगी इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे विच हैलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, या तो ये किसी मेडिकल एग्जाम में आए हैं या बोपी के एग्जाम में आए हैं, और जो बोपी का लेवल होता है एग्जाम का, उस लेवल के बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, और वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अलग एग्जाम के क्वेश्चंस आपके बोपी के एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मेडिकल एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर और बोपी के प्रीवियस ईयर 10 साल के पिछले जो सारे उठा के मैंने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस तैयार किए, ठीक है। और साथ में एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट कंसेप्ट भी तैयार करके दूंगा आपको हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि विच हैलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया आयोडीन है, क्या क्लोरीन है, फ्लोरीन है, या ब्रोमीन है। इसमें बताना आपको कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, कौन से हैलोजन की, ठीक है। देखो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा और उसमें पढ़े होंगे, ट्रेंड्स पढ़े होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नीचे जाते हुए बढ़ती है या फिर डिक्रीज होती है, वो वाली चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। साथ में मैं आपको कंसेप्ट भी बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो किसी भी एटम, कोई भी एटम जो होता है ना, एटम की एबिलिटी कि वो बॉन्ड होता है ना, कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, सिंपल सा मतलब है किसी भी एटम की एबिलिटी कि उसके अंदर बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी, ठीक है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, आपको पता होना चाहिए, अक्रॉस पीरियड्स की अगर मैं बात करूं, पीरियड जो होता है उसमें अगर बात करूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अक्रॉस पीरियड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। डाउन दी ग्रुप जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हैलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 में आता है, इतना पता है आपको, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन आता है, देन क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन आता है, और देन हमारे पास आयोडीन आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी भाई, फ्लोरीन की होगी, ठीक है। तो जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जैसे नीचे नीचे जाते हैं ना, ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एटॉमिक साइज नीचे जाते हुए क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब साइज बढ़ता है, जब साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ओटर इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है, साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो ओटर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस जो होगा ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा दूर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अट्रैक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। इसीलिए नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इस तरह से होता है, नीचे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिक्रीज होता रहेगा। मतलब जितना नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दूर होते हैं तो और दूर हो जाएंगे, जब दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वही होती है अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अब नीचे जाएंगे तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, देन क्लोरीन की होगी, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, तो आपको ये वाला ट्रेंड याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज होती है, आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें ये पूछा गया कि अ फ्री रेडिकल इज, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से पहले खुद भी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है, फिर मैं आपको साथ में एक्सप्लेनेशन किनकी देता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल वो यहाँ पे हमारे पास क्या है उसके बारे में हमें पूछा गया। सीधा सा इसका आपको आंसर बताना है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरी दूंगा। पहले आप खुद सोचिए, क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, क्या वो न्यूट्रल स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। तो इसका आंसर क्या है आपको ये बताना, ठीक है। देखो
फ्री रेडिकल जो होता है वो एक न्यूट्रल स्पीशीज होता है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। ये एक न्यूट्रल स्पीशीज होता है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या होता है कि देखो फ्री रेडिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा होगा। फ्री रेडिकल वो स्पीशीज होती है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये न्यूट्रल होती है, मतलब इस पर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस जैसे एग्जांपल में बात कर लूं, जैसे CH3 फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, OH का रेडिकल हो गया, इस तरह से क्लोरीन रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में स्टेबल होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन अकेला है, अनपेयर्ड है, इसलिए फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। जो अनपेयर्ड होता है ना, अकेला होता है, वो रिएक्टिव हो जाता है, दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करने लगता है। अब जो पेयर में होता है वो क्यों रिएक्ट करेगा भाई, दोनों की शादी हो रखी है, किसी और के पास तो नहीं जाएंगे, अकेला बंदा होगा, सिंगल बंदा है, तो वो आगे हर किसी की तरफ रिएक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अदर ऑप्शंस रॉन्ग इसलिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव टेंडेंसी, लेकिन फ्री रेडिकल में कोई फीचर ऐसा नहीं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन है। पॉजिटिवली चार्ज भी स्पीशीज है क्योंकि कार्बोकटाइन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, वो फ्री रेडिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज कार्बोनाइंस बोलते हैं, C- ये होते हैं कार्बोनाइंस होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट्स भी साथ में बिल्ड करता चलूं, ये ऐसा ही रट्टा नहीं मारना भाई, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चंस में चेंज होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट यही सारे ऑप्शंस आएंगे। अब फ्री रेडिकल के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे, अगर आपने पिछले 2 मिनट अच्छे से मेरी एक्सप्लेनेशन सुनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधा सा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें आपको कौन सी जो गैस है वो आप रेफ्रिजरेटर्स में यूज नहीं करते हो, तो इसका आंसर जल्दी से आप बताएंगे, पहले आप पॉज करें और इसका आंसर खुद करें, ठीक है। तो बताओ यार, इसका आंसर क्या लगाया आपने, क्या इसका फ्रेंड्स 11 आएगा, फ्रेंड्स 12 आएगा, क्लोरोफॉर्म आएगा या फ्रेंड्स 22 आएगा, बताओ कौन सी गैस जो हम नहीं यूज करते यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, वो में जो सब्सटेंस यूज होते हैं उन्हें रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स का काम होता है हीट एब्जॉर्ब करना और इजीली इवेपोरेट हो जाना, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वहां पे। अब फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेशली रेफ्रिजरेशन और AC सिस्टम में यूज होते हैं, ये वाले, ठीक है ना। ये जो CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये सारे हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, जैसे फ्रेंड्स 11, 12, 22, ये सब प्रॉपर रेफ्रिजरेंट्स हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, CHCl3, ये जो होता है इसका यूज होता है सॉल्वेंट्स के रूप में, मतलब ठीक है, एनेस्थेटिक के यूज में पहले यूज होता था मेडिकल में, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और प्रॉपर्टीज रेफ्रिजरेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आएगा। क्लोरोफॉर्म हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जो होता है ये भी प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेंट होता है, तो यूज होते हैं ये सारे, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाले तो यूज होते हैं, लेकिन ये वाला यूज नहीं होता, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। पूछा गया कि कौन सा यूज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज, तो यहाँ पर आपको बताना है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बताना, उसकी एग्जांपल बतानी है, कौन सी आएगी यहाँ पर, जल्दी से आप सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट या फेरोसिन या हमारे पास कोबाल्टोसिन या फिर हमारे पास रुटिनोसिन, तो यहाँ पर बताएंगे आप कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका क्या आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर आएगा भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसका आंसर क्या आने वाला है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। हमें बताना था सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बाउंड होता है, मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट, यहाँ पर एक मेटल होगा, यहाँ पर कार्बन के बीच में डायरेक्ट बाउंड होता है, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो डायरेक्ट ओवरलैप से बनता है, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप से जो बनता है ना, वो होता है सिग्मा बॉन्ड। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है तो RMgX, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ पर R जो होता है ये कार्बन होता है, ठीक है, डायरेक्टली। अब मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, जो हमारा कार्बन है ये R कार्बन होगा और ये डायरेक्टली मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड एक क्या हो गया, ये R क्योंकि डायरेक्टली मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, तो क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि कार्बन के बीच में डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, बाकी जो हमारे पास फेरोसिन हो गया या कोबाल्टोसिन हो गया इसमें नहीं होता, सेम कंसेप्ट है, तो वहां पर पाई बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ जाता है, तो इसीलिए हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन भी साथ में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए पॉजिटिव होती है, इसका आंसर आपने बताना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा ये बताएंगे आप, ठीक है। तो किसके लिए पॉजिटिव होती है, इथेनॉल के लिए, मिथेनॉल के लिए या प्रोपेनॉल के लिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के लिए, बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। आप जल्दी से सोचिए, आपके पास टाइम है, और अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं, पॉज करके आप क्वेश्चन खुद भी करते रहिए साथ में, और फिर हमारी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आएगा। अब क्यों आएगा इसका मैं बताता हूं, देखो इसका इसलिए आएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट एक इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये टेस्ट मेनली उन कंपाउंड्स के लिए होता है जिनके पास ये ग्रुप हो, जैसे कि CH3CO, ठीक है, ये वाला मिथाइल कीटोन वाला जो ग्रुप हो, या फिर CH3 हमारे पास CHOH ये ग्रुप हो, सेकेंडरी
अल्कोहल विद मिथाइल ग्रुप, ठीक है। जब ऐसे कंपाउंड्स आते हैं ना, जैसे I2 प्लस NaOH, ठीक है, के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आयोडीन प्लस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है जिसे हम बोलते हैं क्या, CHI3, ठीक है, बनता है। इसको ही हम आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। अब करेक्ट ऑप्शन इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH3 CHOH CH3, ठीक है, ये होता है। इसमें क्लियरली आपको ये दिख रहा है ना ग्रुप CH3 CHOH, ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये वाला हमारा ग्रुप जहां भी होगा, तो ये जो होता है हमारे पास क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट होती है वो पॉजिटिव देता है, ये वाला ग्रुप जो होता है, ठीक है। बाकी इथेनॉल जो होता है वो नॉर्मली प्राइमरी अल्कोहल है, तो लेकिन ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाल्डिहाइड बना सकता है, कभी कभी पॉजिटिव माना जाता है, बट एग्जाम में स्टैंडर्ड आंसर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही हम बोलेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मिथेनॉल जो होता है वो ये वाला ग्रुप ही नहीं बनाता, ये वाला जो ग्रुप था इसमें होता ही वो ग्रुप, तो इसलिए नेगेटिव है। प्रोपेनॉल जो होता है वन प्रोपेनॉल में भी रिक्वायर्ड ग्रुप नहीं होता, इसलिए नेगेटिव आता है वो भी, तो इसमें ये वाला ग्रुप होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, ठीक है। तो क्लियर होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा हमारे पास ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं, देख सकते हो, Na2O हो सकता है, या एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, या SO2 हो सकता है, या CO हो सकता है। बताओ कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा, बताओ। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या भाई, एम्फोटेरिक होता क्या, मीनिंग क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ, दोनों के साथ जो रिएक्ट कर जाए उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और हमारे पास बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, दोनों बिहेवियर शो करे, एसिडिक भी और बेसिक भी। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना, Al2O3, ठीक है, ये एक क्लासिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल है भाई, सभी ये याद भी रखते हैं। अब इसका मैं कंसेप्ट भी बता देता हूं। एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये, ठीक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं HCl, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है 2AlCl3 प्लस 3H2O निकाल देता है, वाटर निकाल देता है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन होती है जब हमारे पास एसिड के साथ ये हमारा रिएक्ट करता है, ठीक है। और बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तब भी हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे बेस की एग्जांपल लेते हैं Al2O3 हम लेते हैं यहाँ पे, प्लस बेस एक ले लेते हैं जैसे कि NaOH, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो पता है क्या बनाता है, यहाँ पर 2NaOH AlO2 बनाता है, साथ में वाटर निकाल देता है, ठीक है। तो देखो इसमें ये एम्फोटेरिक है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी है, इसीलिए ये हमारे पास एम्फोटेरिक आ जाएगा Al2O3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो Al2O3 हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करते हैं दोनों एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, तो ये जो होता है एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, तो बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। बाकी NaO2 जो होता है ये बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और SO2 जो होता है ये भी एसिडिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, सिर्फ बेस से रिएक्ट करता है, ये नॉन मेटालिक होता है, ये मेटालिक होता है। जो मेटालिक होते हैं वो एसिड के साथ सिर्फ रिएक्ट करेंगे, जो हमारे पास नॉन मेटालिक होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक ऑक्साइड होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे आने वाला है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे एम्फोटेरिक, वो हमारे पास Al2O3 हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है भाई, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, ये किसका अलॉय होता है ये आपको बताना है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो किसका अलॉय है ये आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए किसका होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं कॉपर एंड जिंक, या फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस देख सकते हैं गोल्ड, कॉपर या जिंक, ठीक है, या फिर हमारे पास सिल्वर या निकल, या कॉपर जिंक और निकल, इसमें से बताएंगे आपके करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, जर्मन सिल्वर में एक्चुअली सिल्वर होता ही नहीं, मेन चीज ये, जर्मन सिल्वर जो होता है ना इसमें सिल्वर होता ही नहीं है भाई, सिल्वर होता ही नहीं इसमें, मेन चीज ये है, ठीक है। इसको निकल सिल्वर भी बोलते हैं भाई, ठीक है, जर्मन सिल्वर को। कंपोजिशन क्या होती है जर्मन सिल्वर की, इसको सीधा याद रखना है आपको, ये अलॉय बना होता है किसके साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ और निकल के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। निकल की वजह से इसका कलर जो होता है ना वो सिल्वर जैसा हो जाता है, सिल्वर जैसा दिखता है, ठीक है, तो ये चीज है। बाकी जो कॉपर और जिंक होते हैं ना, कॉपर और जिंक ये ब्रास होता है, जर्मन सिल्वर नहीं होता, ठीक है। और जो हमारे पास गोल्ड, कॉपर और जिंक होते हैं इसमें गोल्ड है, जर्मन सिल्वर का पार्ट नहीं हो सकता ये, ठीक है। और जो हमारे पास सिल्वर और निकल इसमें एक्चुअल सिल्वर दिया है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, कॉपर निकल और कॉपर जिंक और निकल हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आ गया, क्लियर हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पर आपको सीधा फार्मूला पूछा गया है, गिब्स फ्री एनर्जी का और ईएमएफ ऑफ द सेल का रिलेशनशिप यहाँ पर आपको निकाल के बताना है क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप जल्दी से पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, बताइए आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलो अब मैं आप सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हर एक टर्म का मीनिंग समझ लो। यहाँ पर ऑप्शंस में एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास ट्रांसफर हुए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो ट्रांसफर होंगे। उसके बाद एफ का यहाँ पर होता है फैराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 96,500 होती है, ठीक है, हमारे पास ये हमारी वैल्यू होती है। और ई जो सेल लिखा हुआ है इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल ये वोल्ट में होती है, इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट में होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसका क्या आंसर रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि डेल्टा जी जो हमारे पास रहता है, गिब्स जो हमारी रहती है, गिब्स फ्री एनर्जी जो रहती है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव हमारे पास किसकी, -NFE के बराबर है। क्या ये जो है रिलेशनशिप है या नहीं है, सोचिए जल्दी। दूसरा हमारे पास जी, ठीक है, जी इज इक्वल टू -NFE, ठीक है, क्या ये वाला रिलेशन है, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE,
सेल, जो ईएमएफ ऑफ सेल, क्या ये रिलेशन है या फिर ये रिलेशन है, आप बताएंगे। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे पास की फार्मूला एक है जो आपको याद रखना है, यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है जो सीधा आपको याद रखना पड़ता है कि डेल्टा जी जो होता है वो बराबर होता है किसके, माइनस एन एफ ई, जो ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये फार्मूला आपको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो अच्छे से अपने चैप्टर की, यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में अच्छे से पढ़ते हो, तो ये फार्मूला आपको याद करना होता है, ठीक है। ये याद कर लिया आपने, अगर आपने ये याद किया तो डायरेक्टली इसका आंसर आप मार्क कर सकते हो। बट इसका मैं कंसेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। देखो क्या है कि हमारे पास क्या है कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी जो होती है, ये हमें बताती है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है, ये इसके बारे में हमें बताती है। और ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है ना हमारे पास, ये बताता है कि ड्राइविंग फोर्स जो होती है ना हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वो उसके बारे में ईएमएफ सेल हमें बताता है। ये दोनों जो होते हैं ना बहुत डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किसके साथ, जो ईएमएफ, अगर हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल जो है मोर देन 0 होता है तो डेल्टा जी जो होता है ना वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती है। ये कंसेप्ट आप याद कर लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया हुआ तो इस पे थोड़ा सा आगे जाके इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमें ये कहा गया कि अगर हमारे पास ईएमएफ सेल जो होती है वो मोर देन 0 है, मतलब डेल्टा जी जो रहती है वो नेगेटिव फिर रहती है, ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव रहती है, तो रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल अगर लेस देन 0 आ रही है तो मतलब ये है कि हमारे पास डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव आएगा ये, तो इसीलिए वो वाली रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें तो सीधा फार्मूला पूछा गया, सीधा रिलेशनशिप पूछा गया। मैं आपको थोड़ी सी इसमें डीप एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, थोड़ा डीप जाते हैं, तो इस तरह की चीजें भी पूछ सकते हैं। बोलेंगे कि अगर हमारे पास डेल्टा जी है, ईएमएफ सेल ये है, अब डायरेक्टली ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो पूछ लेंगे अगर ईएमएफ सेल मोर देन 0 है तो तब क्या होगा रिएक्शन, और अगर लेस देन 0 है तो तब रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कब होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होती है, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों लगा भाई, नेगेटिव साइन इसलिए लगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल जो होता है ना वो हमारे पास माइनस डेल्टा जी में ही उसको लेते हैं। तो जब हमारे पास सेल प्रोड्यूस करता है ना एनर्जी जो, तो ईएमएफ ऑफ सेल जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, फ्री एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी। जब हमारे पास क्या होता है ना, जब सेल प्रोड्यूस करता है एनर्जी तो हमारे पास फ्री एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको बताया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई, ये आ जाएगा, ठीक है। ये सीधा आपको रिलेशन जो है सीधा सीधा याद रखना होता है अपने एग्जाम्स के लिए। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ इसी के रिलेटेड, ठीक है। अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद है, अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है मतलब सेल एनर्जी दे रहा है, तब एनर्जी देता है सेल, ठीक है। सेल तब क्या करता है, सेल एनर्जी जो है तब देता है, ठीक है। और तब जो होता है ना डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। और वो वाली रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। ये चीज आपको इस वाले क्वेश्चन में से सीखनी है भाई, ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक चीज ये हो गई। इसका उल्टा फिर अगर ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव आती है, ठीक है, अगर ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव आती है तो तब मतलब रिएक्शन फोर्सफुली चलाना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को हमें फोर्सफुली चलाना पड़ेगा, तब सेल उतनी एनर्जी नहीं देगा, हमें फोर्सफुली काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर यहाँ पर फोर्सफुली जब काम करेंगे तो मतलब क्या होगा कि डेल्टा जी जो होगी वो पॉजिटिव आएगी फिर, ठीक है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा जी मैंने बताया ना आपको, बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है ना, खुद हो रही है या फिर हमें फोर्सफुली काम करना पड़ता है। तो ये चीज है, हो गया क्लियर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक जो रहता है वो किस पर बेस्ड रहता है, ये क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ वर्क, बताओ इसमें क्या आंसर रहेगा आपका, ठीक है, बताओ जल्दी से बताएंगे आप। तो इसके एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने होपफुली सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका देखो यार, करेक्ट आंसर क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों आएगा, देखो यार फॉर्मूला याद रखना पड़ता है हमें, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, ये वाला अगर आपने फॉर्मूला याद रखा है तो बहुत आराम से कर लिया होगा। फर्स्ट लॉ का बेसिक आइडिया, एनर्जी कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब यह है सिस्टम को हीट दी वो इंटरनल एनर्जी बन सकती है, ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी बन सकती है। ये सिस्टम या सिस्टम वर्क कर सकता है, टोटल एनर्जी सेम ही रहती है, ठीक है ना। फॉर्मूला समझो यार, डेल्टा यू क्या है भाई, ये इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा लगाना तो चेंज है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज। क्यू क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास हीट गिवन, ठीक है, हीट गिवन या फिर एब्जॉर्ब, ठीक है, या एब्जॉर्ब, हीट गिवन और एब्जॉर्ब, ठीक है, ये होता है। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, इतना पता है आपको, ठीक है, वर्क डन मतलब एनर्जी चेंज, जब हमारे पास एनर्जी चेंज है वो बराबर होती है हीट के प्लस वर्क के, समझ गए आप। अब यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको बताया कि इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम को हीट दोगे, ठीक है, सिस्टम को हीट दोगे तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, जितनी हीट दोगे ना वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सिस्टम वर्क कर सकता है या फिर सिस्टम वर्क कर सकता है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होती है वो लगभग सेम रहेगी। हीट दोगे या तो वो वर्क करेगा या फिर वो क्या करेगी, वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब गैस को हीट दोगे वो एक्सपैंड करेगी, हीट का कुछ पार्ट एनर्जी बनेगा, है ना, कुछ पार्ट वर्क में यूज होगा, बट टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्लियर। एनर्जी ना बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो फर्स्ट लॉ जो बेस्ड होता है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जो हमारा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड होता है, लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज टू मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज करने की, इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसमें लोन पेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, किसको मिनिमाइज करते हैं, क्या वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन या लोन पेयर रिपल्शन या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑनली या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस चीज को वो मिनिमाइज करते हैं, इसका क्या आंसर आएगा। देखिए
इसका आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि क्या इसके किस तरह से आपको सॉल्व करना। देखो, जो हमारा ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड होता है उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होता है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री उसकी होती है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, 5 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, और एक जो होता है वहां पे लोन पेयर होता है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है। क्लियर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि रिपल्शन का ऑर्डर पता है किस तरह से होता है, आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है वो आपको पता होना चाहिए। लोन पेयर, ठीक है, देन अपने पास आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और देन आता है हमारे पास बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये होता है, मतलब लोन पेयर सबसे ज्यादा पुश करता है, लोन पेयर सबसे ज्यादा पुश करते हैं, ठीक है। अब समझो इक्विटोरियल क्यों। लोन पेयर का ऐसी जगह चाहिए ना, लोन पेयर को ऐसी जगह चाहिए ना जहां वो कम से कम रिपल्शन फील करे, ठीक है। इक्विटोरियल पोजीशन पर एंगल ज्यादा फेवरेबल होता है तो रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज होती है, ठीक है, मिनिमाइज होती है लोन पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी मिनिमाइज होती है वहां पे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी एंड सी दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्योंकि लोन पेयर को ऐसी जगह चाहिए जहां वो कम से कम रिपल्शन फील करे, ठीक है ना। तो इक्विटोरियल पोजीशन ऐसी होती है जहां पर एंगल फेवरेबल होता है इनके लिए, तो रिपल्शन कंपैरेटिवली कम रहती है इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटोरियल पोजीशन का पूछा हुआ है तो इसलिए हमारे पास बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, लीच-अल्टर प्रिंसिपल जो रहता है वो एप्लीकेबल रहता है किसके लिए, एप्लीकेबल टू हेटेरोजेनस रिएक्शंस या फिर होमोजेनियस रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शंस, या फिर हमारे पास सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको पहले खुद सॉल्व करना है इस आंसर को, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं कि इसका क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो बताइए, आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब मैं इसका आंसर बताता हूं आपको कि लीच-अल्टर प्रिंसिपल जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, ठीक है, कौन सी रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल रहता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका देखो, लीच-अल्टर प्रिंसिपल सिर्फ उन सिस्टम पर अप्लाई होता है जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। किस पर होते हैं, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में जो होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल होता है। प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर कोई चेंज हो, मतलब जैसे टेंपरेचर में चेंज हो, प्रेशर में चेंज हो, कंसंट्रेशन में चेंज हो किया जाए, तो सिस्टम उस चेंज को अपोज करने के लिए शिफ्ट करता है। जब भी कोई चेंज होता है ना तो सिस्टम उस चेंज को अपोज करने के लिए शिफ्ट करता है, ठीक है, इतना पता है आपको। अब सिंपल समझते हैं बात यार, अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट करेगा, अगर प्रोडक्ट हटाओ बढ़ाओ तो और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे जैसे गैसेस का, साइड शिफ्ट, जहां मोल्स कम हो वहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम होता ही नहीं, ठीक है, होता ही नहीं इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए लीच-अल्टर प्रिंसिपल नहीं होता वहां पे, इरिवर्सिबल में तो होगा ही नहीं क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम ही नहीं है। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए होता है, मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम सिस्टम आएगा ना वहां पर ये आएगा, चाहे होमोजेनियस हो या हेटेरोजेनियस। अब इक्विलिब्रियम होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो आपको एग्जाम ट्रिक में यही याद रखना, लीच-अल्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के लिए होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो रहेगा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर हो गया इसका, होपफुली आंसर आपको समझ आ गया होगा कि क्या कह रहा है। तो आपको लीच-अल्टर प्रिंसिपल याद रखना है, वो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में जो भी होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये वाली पूरी लाइंस भी यहाँ पर मैंने मेंशन की है कि शिफ्ट करता है किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, वो सारा आपको बताया मैंने, ठीक है। अब यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर, यहाँ पर इसका क्या यूनिट आएगा, तो ये सीधा सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट जो इसका हमारे पास यूनिट आता है, ये काफी बार रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम्स में, इस तरह के यूनिट्स आपको और भी यूनिट्स आपको याद करना है जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, आपने जो तैयारी करके नोट्स बना रखे हैं, एक बार ऐसा यूनिट्स जो है वो सारे याद करके रखें, ठीक है। और फॉर्मूला याद आपको बेसिकली उसमें से हम यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रखी है। क्या होता है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है वो ये है K into 1000 बाई नॉर्मेलिटी, ठीक है। क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है ना उस पर डिपेंड करता है, जो कि मोल पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर इसका यूनिट जो रहता है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट ये आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हिच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज BCl3 जो होता है हमारे पास मॉलिक्यूल अंडरगो, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें आती है। आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे 2-3 एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किया है। तो इसका आंसर पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो बताइए भाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो रहती है BCl3 में क्या रहेगी, sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी, sp3d होगी, बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखो यार, सेंट्रल आर्ट में यहाँ पर बोरान है, ठीक है, बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इतना पता होना चाहिए। जो हमारा बोरान होता है इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं यहाँ पे। तो BCl3 में बोरान 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। अब 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, आपको पता है। अब यहाँ पर BCl3 में बोरान 3 आगे क्लोरीन, ठीक है, मतलब टोटल 3 बॉन्ड्स पेयर हैं यहाँ पे, कोई लोन पेयर तो नहीं है यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन का रूल यही है कि स्टेरिक नंबर्स जो होते हैं ना, स्टेरिक नंबर जो होता है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर होता है, ठीक है, इतना पता है। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक मतलब 0 लोन पेयर है, तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर 3 आ गया इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है, इसका निकालना है। अब 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं है, तो 3 यहाँ पर आ गया इसका स्टेरिक नंबर। तो मतलब ये हो गया स्टेरिक नंबर जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन ही बताता है। अगर 2 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, एक एस और एक पी, एस के ऊपर एक आता है ना, फिर पी आ गया। अब 3 है अगर, तो एक तो एस के ऊपर ही आएगा, पी 2 ले सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है, उस पर 3 भी आ सकता है। तो इसलिए अगर 4 आएगा तो एसपी एक एस पे आएगा और 3 पी पे आ जाएंगे। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, ट्रिक मैंने आपको बता दी, ये फॉर्मूला याद रखना है और इस तरह से आपको कन्फ्यूजन पूरी क्लियर करनी है, ठीक है, स्टेरिक नंबर्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने बना ली, तो अब बताइए यहाँ पर कितने हैं, 3 है ना हमारे पास, यहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 है, तो 3 के लिए क्या आएगा, sp2 आएगा ना, sp2, तो हमारे पास sp2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शेप भी याद रखो इसकी, BCl3 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये शेप भी इसकी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री है, मैंने बता दिया आपको। 3 बॉन्ड्स हैं इसमें, कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp2 आ जाएगी, इसमें ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप आ जाती है, ठीक है। BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे
अगर चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि इस चैनल पे ना आपको सारे कंटेंट्स मिलते हैं, ठीक है। हर एक मेडिकल एग्जाम के रिलेटेड सारा डाटा मिलता है, चाहे आपका पीवाईक्यूज हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, ठीक है। उसके बाद और भी जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर एक एग्जाम के लिए, वो सारे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर मैंने काउंसलिंग के रिलेटेड सारी वीडियोज आपको मिल जाती हैं, कट ऑफ्स के रिलेटेड मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना जितने भी चाहे आपके एमबीबीएस के लिए करो, ठीक है, नर्सिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, जेकेबोपी का एग्जाम हो गया, नर्सिंग के लिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एमबीबीएस नीट के लिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बीडीएस के लिए, ठीक है, उसके कट ऑफ्स, उसकी काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद आयुष के कोर्सेज जितने भी होते हैं उन सभी के लिए कट ऑफ, काउंसलिंग, पूरी गाइडेंस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कहाँ कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कितनी रैंक पे, कितने मार्क्स पे, कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या कॉलेजेस मिलते हैं, क्या प्रीफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए कॉलेजेस का, ऑल इंडिया कोटा में कहाँ ऑप्शन बन सकता है, स्टेट में कहाँ ऑप्शन बन सकता है, प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, इस तरह की सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, काफी इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और डिटेल में हमारा देखो एमसीक्यू भी हम सारे क्वेश्चन भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि रट्टा मरवा के निकल रहे हैं, सीधा ऑप्शन बता के हर एक ऑप्शन का रीजन दे रहे हैं, क्यों गलत है ये ऑप्शन, क्यों सही है ये ऑप्शन, सारी चीजें बता रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना वीडियो देखने के बाद। तो आगे चलो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं हम यहाँ पे, अल्काइल बेंजीन इज व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद। अब बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा यार इसका। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ें और सॉल्व करें, ठीक है। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए इसको पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को और इसमें ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि अल्काइल बेंजीन जो होती है इज व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है भाई ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, या फिर सल्फोनेशन रिएक्शन है। तो आपको बताइए यहाँ बेंजीन प्लस अल्काइल हैलाइड जो है ना वो रिएक्ट कर रहे हैं भाई। बेंजीन को आर मान लेते हैं और क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन और अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और कैटालिस्ट यूज होता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, ये लेविस एसिड है, ठीक है। तो इसके जब जब इसको हम कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, इस कैटलिस्ट का, ठीक है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो रिजल्ट में बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाता है, अल्काइल बेंजीन बन जाता है, अल्काइल बेंजीन बन रहा है, ठीक है। अब जब अल्काइल बेंजीन बन जाएगा तो यहाँ पर मैं देखो साथ में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो यार क्या है कि जब हमारे पास बेंजीन है तो इसके साथ जब हमने ये रिएक्ट करा दिया, ठीक है, जब हमने रिएक्ट करा दिया बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ, एनहाइड्रस जो एल्युमिनियम क्लोराइड है कैटलिस्ट की तरह यूज किया, तो अल्काइल बेंजीन बन गया। अब जब अल्काइल बेंजीन बन गया तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी ये बताओ, कौन सी रिएक्शन में ऐसा होता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो रिएक्शन का बेसिक आइडिया है, एल्युमिनियम क्लोराइड अल्काइल हैलाइड को एक्टिवेट करता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है, ठीक है। आर प्लस इनमें से ये जो होगा ना कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरेट होगा, ये कार्बोकैटायन क्या होगा, बेंजीन पर अटैक करता है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन बेंजीन पर अटैक करेगा। अब ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होता है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होता है। इसका नाम क्या है, जब बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप ऐड होता है ना तो उसे कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जब भी बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप ऐड होता है और यहाँ पर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट आपको दिख जाएगा तो आप यही बोलेंगे कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है, अल्काइल ग्रुप अल्काइलेशन के लिए होता है आर ग्रुप, ठीक है। असाइल ग्रुप एक होता है आरसीओ, ठीक है, आरसीओ माइनस, वो असाइलेशन होता है, ठीक है, असाइलेशन में आता है, ठीक है। तो दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा ये आपको ध्यान रखना। अल्काइल ऐड हो तो अल्काइलेशन, सीओ ग्रुप ऐड होगा, जब सीओ ग्रुप ऐड होगा तो असाइलेशन करना। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पर डैश इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सीधी सी एक डेफिनेशन पूछी हुई है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं यार। सीधा सा आंसर है इसको, सीधी से आप जल्दी जल्दी खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मासेस का जो सम होता है एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, क्लियर हो गया। सिंपल सा आंसर, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन याद करो। मॉलिक्यूलर मास इज द टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो जितने भी एटॉमिक मासेस होते हैं ना उनका जो सम होता है, ठीक है, एटॉमिक मासेस का सम होता है। एटॉमिक मासेस जब जुड़ते हैं उनका जो सम हो गया पूरा, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस बोलते हैं। जैसे वाटर के लिए आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप सिंपल से इसका निकाल सकते हैं ना, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए 1 आता है और 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 16 होता है, तो कितना आ गया 18 यूनिट आ गया, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर 18 वाटर के लिए एक एग्जांपल दे दी मैंने। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अगर वाटर का निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको करेक्ट रिलेशनशिप निकालना है भाई। ये वाले आपको पूरी एक यहाँ पर सिंबल्स दिए, आप इन सिंबल्स का तुम्हें पता होना चाहिए। आपने अगर केमिस्ट्री की पढ़ा ही नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भाई फिर बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट रट्टा मारने से क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट ही आपको आएंगे, कुछ थोड़े बहुत तो होंगे जो आपने थ्योरी भी पढ़ी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा कि आप डायरेक्टली इसको रट्टा मार के जाएंगे क्वेश्चन तो वही आएंगे भाई। थोड़ा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर उसके आसपास का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में से ही थोड़ा चेंजिंग होगी। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ी बहुत इनमें चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं, वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आ जाते हैं, वो चीज नहीं है। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि हम क्वेश्चन जो बताएंगे उसके थोड़ा बहुत आसपास जाएंगे, हाँ उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट बता देते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है जो फिजिकल केमिस्ट्री के होगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। डेल्टा जो हमारे पास आ गया, डेल्टा और डेल्टा टी, ये सारी चीजें जो है हम इसके बीच में जो है हमें रिलेशनशिप
बताना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट रिलेशनशिप। आपको यहाँ पर बोला गया है कि ये डिनोट करता है जो डेल्टा हो गया ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसको डिनोट करता है, और जो टी हो गया ये हमारे पास डिनोट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये आपको बताते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप क्या है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि लिगेंड्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 डायरेक्शन से डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, इसी वजह से रिपल्शन ज्यादा होती है। जो हमारे ऑक्टाहेड्रल होते हैं 6 डायरेक्शन से मतलब अप्रोच करते हैं, वो 6 डायरेक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में जो होता है लिगेंड्स डायरेक्ट एक्सिस पर नहीं होते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्टली लिगेंड्स होते हैं, तो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, इसी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगी। यहाँ पर डायरेक्ट होता है, अब जहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता तो रिपल्शन कम होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि रट्टा मार लो भाई, इसको सिंपल सा याद रख लेना है कि जो डेल्टा टी होता है ना वो बराबर होता है, पता है किसके, नियरली 4/9 ऑफ डेल्टा जीरो के बराबर होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं है। डेल्टा टी जो होता है ना हमेशा डेल्टा जीरो से छोटा होता है, डेल्टा से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, डेल्टा टी हमेशा डेल्टा से छोटा होता है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी जगह पे लिखा हुआ है कि डेल्टा टी जो है वो स्मॉलर देन डेल्टा ओ है, बताओ। तो यहाँ पे है भाई सी ऑप्शन। आसान है नहीं, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। बस इतना याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, तो एक चीज यहाँ पर सिंपल सी याद कर लो कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है ना ऑक्टाहेड्रल, उसमें क्या है कि ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो मतलब ये जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी डेल्टा ओ उतना बड़ा होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना डेल्टा ओ बड़ा होगा। और टेट्राहेड्रल में कम स्प्लिटिंग होती है, तो उसमें डेल्टा टी जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आपको बताया ना, ये टी हमने टेट्राहेड्रल के लिए यूज किया है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल ये टेट्राहेड्रल, क्लियर हो गया। डेल्टा टी में स्प्लिटिंग कम क्यों है, क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगी, उसे हम तो उस वजह से डेल्टा ओ बड़ा हो जाएगा और डेल्टा टी छोटा रहेगा, और डेल्टा टी हमेशा छोटा होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अल्केन्स अंडरगो हैलोजिनेशन, यहाँ पर हैलोजिनेशन करते हैं जब अल्केन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर करूंगा कि क्या रहता है, ठीक है। देखिए अल्केन्स अंडरगो हैलोजिनेशन, ये जो है एग्जांपल है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है या एलिमिनेशन की है, या फिर आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है। तो ये बताना है आपको भाई। देखो अल्केन्स जो होते हैं वो हैलोजिनेशन करते हैं, ये किसकी एग्जांपल है, ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब अल्केन जैसे होते हैं ना, जैसे अल्केन्स में आ जाते हैं CH4 आ गया, C2H6 आ गया, ठीक है, मीथेन ईथेन ये सब आ गए, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं हो सकती। तो एडिशन रिएक्शन उसी में होगी जिसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल रिएक्शन होते हैं। जब हमारे हैलोजेंस जो होते हैं, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं इनके साथ, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। जब ये वाले हैलोजेंस जो होते हैं ना हमारे अल्केन्स वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, क्या कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर देखो ना, अल्केन्स हैलोजिनेशन करते हैं, मतलब हैलोजिनेशन मतलब हैलोजेंस के साथ जुड़ते हैं, तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है हैलोजिनेशन, ठीक है जी। हैलोजिनेशन जब होती है ना अल्केन्स की, अल्केन्स जब हैलोजिनेशन करते हैं तो वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई, ये भी है, ये रिएक्शन यूवी लाइट या हीट में होता है। जो भी ये हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है अल्केन के साथ जो हैलोजन जुड़ते हैं, तो ये यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, ये इस वाली रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड फ्री रेडिकल बनेगा, ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, इस तरह से। इसीलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में दो चीजें याद रखनी है, जब भी हैलोजिनेशन होगी अल्केन्स के साथ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और साथ में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं वहां पे, तो इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, क्लियर हो गया। तो मैकेनिज्म आपको यहाँ मैंने बता दिया कि क्या रहने वाला है, क्लियर हो गया आपको। अब इलेक्ट्रोफिलिक जो होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बेंजीन रिंग में होती है, और एलिमिनेशन जो होती है वो एल्कीन बनाते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक जो होती है ना वो मोस्टली पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अल्केन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया होपफुली आपको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, ये कौन सा प्रिंसिपल है। अब ये आपको बताना है, यहाँ पर सीधा सा प्रिंसिपल पूछ लिया गया है कि क्या प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है, सीधा सा प्रिंसिपल पूछ लिया है कि ये कौन सा, वो प्रिंसिपल है या हर्ट्ज रूल है या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, या इनमें से कोई भी नहीं है। आपने अगर ये प्रिंसिपल अच्छे से पढ़े हैं तो आपने ये बिल्कुल आंसर दे दिया होगा इसका, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपने अभी तक इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दिया होगा, ठीक है। आपको चलो बताता हूँ मैं, ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये कौन से प्रिंसिपल की, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, बताओ ये प्रिंसिपल कौन सा है। देखो क्या है कि इसका आंसर बेसिकली सी आएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कोई भी एटम जो होता है ना, कोई भी एटम जो रहेगा, किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चार क्वांटम नंबर याद करो, आपको कौन कौन से याद करने, एन, ठीक है, उसके बाद एल एम एस। एन होता है प्रिंसिपल, ठीक है, और एल होता है हमारे पास अजीमुथल, ठीक है, और एम होता है मैग्नेटिक, ठीक है, और एस होता है स्पिन, ठीक है। अगर पहले तीन सेम हो भी जाएं, अगर पहले तीन सेम हो भी जाएं तो स्पिन अपोजिट होना जरूरी है, ये वाला अपोजिट होना जरूरी है, ये 50-50 है, 50% है, 50-50 दोनों में, ठीक है। पहले तीन सेम हो भी जाए चलेगा, ये वाला हमेशा जो है अपोजिट होना चाहिए। एग्जांपल ऑर्बिटल में आपको बताता हूँ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। इन दोनों का स्पिन जो होता है ना वो अपोजिट होता है, इन दोनों का स्पिन अपोजिट होता है, ठीक है। एग्जाम में ट्रिक याद रखनी है कि सेम ऑर्बिटल जो होते हैं ना उनका अपोजिट स्पिन होता है, ये पॉलीज प्रिंसिपल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल है किसका, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोड्यूसेस ईथर बाय रिएक्टिंग। अब यहाँ पर विलियमसन ईथर होता है वो हमारे पास ईथर बनाता है, ठीक है,
वो बनाता है इथर किसके साथ रिएक्ट करके, किस चीज के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास अल्कोक्साइड्स होते हैं, अल्कोक्साइड्स होते हैं, वो जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, एक साइड होता है अल्कोक्साइड्स, ठीक है, जो RO नेगेटिव आयंस आगे, और दूसरी साइड पे होते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड। दूसरी साइड पे क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक। अब ये दूसरी साइड होता है तो हमारे पास क्या है कि दोनों रिएक्ट करते हैं तो ईथर बनाते हैं। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे ना तो हमारे पास क्या बना देंगे, ईथर का कंपाउंड बना देंगे, ठीक है, और साथ में यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास जो भी हमारे पास एक्स वाला कंपाउंड होगा, ठीक है। अब जो भी एक्स वाला एलिमेंट वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास क्या है, हमने क्या रिएक्ट कराया, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, और हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्ट कराए तो यहाँ पर क्या बनता है, ईथर का कंपाउंड बन जाता है। ये SN2 रिएक्शन होती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। इसमें अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल्स होता है और अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो ईथर जो होता है इसके लिए वाली एक एग्जांपल है जो विलियमसन ईथर जो है, पूरी मैंने आपको एक रिएक्शन बता दी, सीधी NCERT की रिएक्शन है, आप वहां से आपने पढ़ी होगी तो आपने आंसर कर लिया होगा। तो अल्कोहल और मेटल जब जुड़ते हैं तो ईथर नहीं बनाते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है वो रूल आउट करके भी बता देता हूँ, ठीक है। और ईथर सिर्फ विलियमसन मेथड से ही याद रखो आप, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन सा है, तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका क्या आंसर रहेगा बताइए, इसका आंसर जल्दी जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, क्या फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, बताओ जल्दी से बताओ यार क्या रहेगा। देखो फ्लोराइड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, इसका क्या रीजन है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है भाई, ठीक है, खुद रिड्यूस होता है, रिडक्शन करता है अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो खुद तो अपनी रिडक्शन कराता है, खुद रिड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। जितना ज्यादा किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी ना उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो, ठीक है। जितनी ज्यादा वो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हैलोजेंस का एक ट्रेंड रहता है कि सबसे, यहाँ पे बता देता हूं मैं, फ्लोराइड सबसे ऊपर आते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर में, फिर उसके बाद क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ना वो डाउन दी ग्रुप जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है, और ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ओके, आंसर इसका फ्लोराइड आ गया। इसका एक ही चीज ट्रिक याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है, तो सबसे ऊपर फ्लोराइड आता है ग्रुप में, तो इसलिए फ्लोराइड की ज्यादा होगी, ठीक है। F2 जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यार, I2 सबसे वीक होता है, आयोडाइड जो होता है। F2 स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, ये छोटा साइज होता है, न्यूक्लियस को पुल स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है ये, तो ये चीज होती है। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज दी, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, ठीक है। विच कंपाउंड इज नोन एज लोफिंग गैस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लोफिंग गैस कौन सा कंपाउंड होता है, ये सीधा सा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर आएगा, आप खुद पहले सोचिए क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ कि क्या रहेगा, ठीक है। क्या NO आएगा, NO2 आएगा, N2O आएगा या NH3 आएगा, बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो यार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, पहले भी रिपीट हो रखा है एग्जाम्स में, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है कि N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो लोफिंग गैस कहते हैं, जो हमारे पास होता है N2O, इसको हम लोफिंग गैस कहते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जब N2O इनहेल करते हैं ना तो पर्सन को क्या होता है, यूफोरिया होती है, हंसी लाइट फीलिंग होता है बंदा, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम लोफिंग गैस बोल देते हैं। ये लाफिंग गैस इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बंदा जो होता है ना यूफोरिया में चला जाता है, हंसी लाइट फीलिंग करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यूज इसके एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, पेन को टेम्परेरी रिड्यूस करता है, ये सारी चीजें होती है। बाकी ऑप्शन समझो, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है बॉडी में, ठीक है। जो NO2 होती है वो टॉक्सिक गैस होती है, जो अमोनिया होता है वो उसकी एक स्मेल जो होती है, पंजेंट स्मेल सी होती है, ठीक है। और इसमें से कोई भी लोफिंग गैस नहीं होती, तो लोफिंग गैस सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया क्यों इसको लोफिंग गैस बोलते हैं, और मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है, ये एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं, डेंटिस्ट्री में यूज होता है ये, ठीक है, पेन को रिड्यूस करता है, तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। लाफिंग गैस बोलते हैं, कलरलेस गैस होती है, अभी स्लाइटली स्वीट स्मेल होती है, माइल्ड यहाँ पर एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2O द वांट होप फैक्टर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मासेस। ये क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या, पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में दूंगा कि क्या इसका आंसर रहने वाला। देखो आप पूरा साथ में ना क्वेश्चन को कोऑपरेट करके मेरे साथ सॉल्व करोगे तो तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट रटे मत मारो, पहले खुद सोचो, ठीक है। आपने पढ़ाई कर रखी है यार, आपको बस अच्छे से सॉल्व करनी है चीजें, खुद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे तो फिर सीखोगे, ठीक है। गलती करो, क्वेश्चन में अगर गलती हो रही है, गलत हो रहा है तो वो अच्छी बात है, ताकि उससे आप सीखो, सीख के जाओगे तो उस क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के, तो वो फिर वहां जाके आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर क्या है कि Na2 जो है, Na2SO4 जो है हमारे पास, वो डिसोसिएट होता है किसमें, यहाँ बोला गया ना अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2, हम इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर 2Na+ निकलता है और साथ में SO4 2- आपको रिएक्शन ही रटा मारनी है। देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है कि इससे 3 आयंस बनाते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो 3 आयंस बना रहे हैं, देख सकते हैं ये वाला एक मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 आयंस बना रहा है, 2 सोडियम के बना रहे हैं और एक जो है हमारे पास किसका बना रहा है, SO4 2- का बना रहा है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है I = 1 + n - 1 × अल्फा, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब n क्या होता
होता है भाई, एन होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अप्लाई करो NO2SO4 पर, आप देखो एन इसमें क्या है भाई, एन इसमें हमारे पास क्या है, 3 है ना एन यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बोला ना एन क्या है, टोटल नंबर पार्टिकल ऑफ डिसोसिएशन कितने हैं, 2 ही है, एक 3 निकले ना हमारे पास, तो यहाँ पर 3 आ गया एन, और यहाँ पर -1 करेंगे और अल्फा, ठीक है। अब कितना बन गया यहाँ पर 1 प्लस 3 में से 1 निकालेंगे 2 और 2, 1 + 2 अल्फा यहाँ पर बन गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हेस्ला। हेस्ला आपने पढ़ा होगा यार, ठीक है, ये आपने अगर 11 12 अच्छे से पढ़ी है यार, तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से खुद करो इस क्वेश्चन को, और फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको कि क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें बोला गया कि हेस्ला स्टेट्स दैट द टोटल amount of heat evolved or absorbed, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको ऑप्शन दिए गए, नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स पे वो इंडिपेंडेंट है, या नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स पे, या पाथ टेकन, या ऑल ऑफ अबव। तो बताइए यार इसका क्या आंसर आएगा। देखो, तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हेस्ला जो है हमारे पास क्या होता है पता होना चाहिए आपको, हेस्ला क्या होता है, ठीक है। हेस्ला का मेन आइडिया है हीट चेंज, जो इंथैल्पी चेंज होती है ना, वो इंथैल्पी चेंज जो होती है, हीट चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, बीच का पाथ मैटर नहीं करता उसमें, ठीक है। तो सिंपल समझ यार, चाहे रिएक्शन डायरेक्ट एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल हीट जो होती है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। कंसेप्ट का जो फॉर्मूला रहता है ना, जो टोटल हमारे पास हीट रहती है, हीट चेंज रहती है, वो बराबर होती है किसके, हमारे पास जितने भी स्टेप्स रहते हैं ना उस पे नहीं, वो हमारे पास टोटल जो किस पे, ये मल्टीपल स्टेप्स में होगी, डायरेक्ट हो एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल हीट सेम ही रहती है, ठीक है, ये इनफिनिट, ठीक है। अब मतलब है कि डिफरेंट स्टेप्स की हीट चेंज ऐड करोगे ना जब, तो फाइनल हीट सेम मिलेगी, ठीक है। जब हम इनकी सबकी वो करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो फाइनल हीट हमें सेम ही मिलेगी, ठीक है। एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, जैसे ए बी सी, ठीक है। ए से डायरेक्ट जाओ अगर तुम, ठीक है, दोनों केसेस में, या फिर ये ऐसे जाओ, या ए से डायरेक्ट सी पे जाओ, दोनों केसेस में जो हमारे पास चेंज इन हीट होगा वो सेम रहेगा, हीट हमारे पास सेम रहेगी, चेंज इन हीट। तो हेस्ला क्या कहते हैं कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी रास्ते से जाओ, हीट चेंज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। हीट चेंज होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सीधा सा आंसर हेस्ला का मैंने बताया पाथ इंडिपेंडेंट है। तो पाथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि पाथ यहाँ पर इसका आंसर अब क्या आएगा, जो ये पूरा समझा है कि पाथ इंडिपेंडेंट है हमारा, जो हीट चेंज होता है, तो क्या आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाथ टेकन पे ये इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच हैलाइड इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा हैलाइड जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। क्या फ्लोराइड आयन आएगा, या ब्रोमाइड आयन आएगा, या फिर आयोडीन या ब्रोमाइड आयन, यहाँ पर आपको जल्दी से पहले खुद सोचना है, वीडियो को पॉज करो और बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हैलाइड लिविंग ग्रुप का क्या ट्रेंड होता है, ट्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रेंड याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। लिविंग ग्रुप वो होता है जो बॉन्ड तोड़ के स्टेबल आयन बन जाता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जो बॉन्ड तोड़ के स्टेबल आयन बन जाता है, उसे हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जितना स्टेबल आयन बनेगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। जितना स्टेबल बनेगा ना आयन, उतना ही जो है ना बेटर ग्रुप होगा, ठीक है। हैलाइड लिविंग ग्रुप का ट्रेंड होता है, देखो सिंपल सा, सबसे पहले आयोडीन आता है, देन ब्रोमाइड आता है, देन हमारे पास क्लोराइड आता है, और देन हमारे पास फ्लोराइड आता है। मतलब आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। मैंने बताया ना, लिविंग ग्रुप वो होता है जो बॉन्ड तोड़ के स्टेबल आयन बन जाता है, ठीक है। तो जितना स्टेबल आयन बनेगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब ये है कि आयोडीन, हमने बोला ना कि इसका सबसे जो है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये जो आयोडीन है, देख सकते हैं ट्रेंड भी मैंने आपको बताया हैलाइड लिविंग का, ये जो आयोडीन रहता है ये हमारे पास बेस्ट लिविंग ग्रुप रहता है, और जो हमारे पास फ्लोराइड रहता है ये हमारे पास वर्स्ट रहता है, ठीक है। आयोडीन बेस्ट क्यों है, साइज बड़ा होता है, इसका चार्ज स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी, वीक बेस होता है, इजिली लीव कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेबल आयन है तो गुड लिविंग ग्रुप होगा। जो भी स्टेबल आयन होगा ना, स्टेबल आयन जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बस यही समझना है आपको, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। बट इतनी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये वाला आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी की जो है ना एक ट्रेंड याद रखना है, हैलाइड लिविंग ग्रुप का ये एक ट्रेंड रट्टा मार लेना है। सबसे अच्छा जो हमारे पास होता है वो कौन है, मैंने आपको बताया आयोडीन होता है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी। तो आयोडीन लार्ज होता है, स्टेबल होता है, और बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो इसके आगे वाले क्वेश्चन है हम वो अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में पार्ट 2 केमिस्ट्री का भी लाएंगे। जैसे पार्ट 2 अभी बायो का बच रहा है, पार्ट 1 बायो का बना चुके हैं, पार्ट 2 बायो का सुबह आ जाएगा, इसी तरह से केमिस्ट्री का भी पार्ट 2 आ जाएगा, और एक वीडियो फिजिक्स की भी आ जाएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चंस की, जो आप सीधा फिजिक्स के क्वेश्चन करके जाएंगे, जो रिपीट होते हैं हर एग्जाम्स में, वो वाले क्वेश्चन आप करेंगे। उसकी वीडियो में अगली ले आऊंगा, ठीक है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स का अलग से। इस वीडियो में बेसिकली मैंने केमिस्ट्री का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अगला पार्ट आएगा पार्ट 2 केमिस्ट्री के लिए, और पार्ट 2 बायो के लिए भी अलग से आएगा, तो वो वीडियोस भी आएंगी, कल वो वाली वीडियोस भी आ जाएंगी, आप वो भी देख लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर अपने रिव्यूज दीजिए, हमें अपने फीडबैक्स दो कि किस तरह का आपको लग रहा है कंटेंट, ताकि हम और भी इस तरह का कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें, पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि रट्टा मरवा रहे हैं, सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट्स के साथ आपको पूरा सिखा रहे हैं, ठीक है। और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारा कंटेंट तैयार करने में, आपके लिए सारी स्लाइड्स बनाने में, विद एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने में आपको इंटरेस्ट रहे, बोर ना हो जाओ, नींद में ना फंस जाओ कहीं, ठीक है। तो सारी चीजें अच्छे से पढ़ाते हैं, और सब्सक्राइब करके रखो चैनल, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आगे काउंसलिंग के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी, चाहे नर्सिंग की हो, बोपी की हो, कास्ट की हो, नीट के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, काउंसलिंग कट ऑफ सारी स्टेट्स की, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस, सारा कुछ, बीडीएस हो गया, बीएएमएस, बीएचएमएस, पीओएमएस, सब कोर्सेज के लिए यहाँ पर इस चैनल पर कट ऑफ्स मिलते हैं, काउंसलिंग की गाइडेंस मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।